हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको हिंदी भाषा का परिचय, सामान्य परिचय, और हिंदी विषय जो हमने उठाया है, हिंदी विषय जो लिया है हमने, बिल्कुल आसान भाषा में समझना इसको और वीडियो के अंत तक बने रहना, है ना, जिससे कि आपका जो क्रम है हिंदी का वो टूटेगा नहीं और वो एकदम क्रम आपसे जो भी परीक्षा की दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न इसमें आते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। और जितना भी हमने कराया है इसमें, मैं आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल आसान भाषा में हम जो समझा रहे हैं वो समझ में भी आएगा। तो हम जो टॉपिक लेके आए हैं इस समय, हिंदी भाषा का विकास एवं व्याकरण का जो परिचय है। तो इस बात के लिए मैं हिंदी का थोड़ा बता दूँ आपको। जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा लेके चल रहे हैं, हिंदी भाषा के बाद हम व्याकरण लेके आएंगे, है ना। तो व्याकरण और हिंदी दोनों भाषाएं अलग नहीं है ना। आप अलग अलग समझते हो, ये अलग नहीं है। और ये एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है दोनों हिंदी और व्याकरण। हिंदी के बिना व्याकरण अधूरी, व्याकरण के बिना हिंदी अधूरी। तो इस चीज़ को समझना, भाषा भी अधूरी रह जाती है किसके बिना, व्याकरण के बिना। व्याकरण में बहुत विस्तार से आपको चीज़ों को समझाएंगे और एक दूसरे से लिंक करके समझाएंगे, जिससे कि आपकी जो हिंदी है, हिंदी के प्रति जो समझ है जो विकसित हो पाएगी और चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे आप, ये हमारा बिल्कुल वादा है आपसे। अब बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। भाषा के लिए हमने कल आपको चर्चा कर चुके थे, बता चुके थे आपको। अब बात कर रहे हैं हिंदी शब्द। हिंदी किस शब्द से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है? फारसी शब्द से। फारसी एक भाषा है, आपको पता है। और जो इस्लामिक कंट्री आपको पता है, तो वहाँ से ये निकली। तो हिंदी कहाँ से? हिंदी शब्द कैसा? फारसी से लिया गया। और इसका जो जन्म है किसका? हिंदी भाषा का जो शब्द है उसका जन्म कहाँ से हुआ? सिंधु से हुआ। जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी से ही इसका जन्म हुआ। और जो प्रथम बार प्रयोग की गई हिंदी जो शब्द है ना, जो ईरानी लोगों ने सबसे पहले इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसको क्या कहा? सिंधु। क्या कहा? सिंधु। सिंधु जो नदी है हमारी, सिंधु नदी से ही, जैसे सा जो शब्द है ना, जो सा वर्ण है वो हा है ना। जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, उच्चारण की जो ध्वनि होती है, तो ईरानी लोग सा को हा पढ़ते थे, हा वर्ण पढ़ते थे, और दा धनुष का जो वर्ण है इसको दा दवात पढ़ते थे, मतलब दा। तो हा और दा मतलब हिंदू। तो सिंधु से क्या बना? हिंदू बना, है ना। हिंदू के बाद ये हिंद है ना। जो ऊ की मात्रा है, जो ऊ है उसका ये हट गया, उसके बाद में अपभ्रंश हो गया इसका, और हिंद हुआ। हिंद के बाद हिंदिक हुआ। जो इसमें क्या हुआ? एक प्रत्यय जुड़ा, है ना। क्या कौन सा? एक प्रत्यय। जो आप ई की मात्रा देख रहे हैं आप, और जे का देख रहे हैं, मतलब एक प्रत्यय जुड़ा इसमें। एक प्रत्यय में से ये का हट गया फिर, है ना। फिर ई की जो मात्रा है ये क्या बन गया? फिर हिंदी बन गया। तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ, इसका जन्म हुआ धीरे धीरे। फिर और नित्य निरंतर इसमें कार्य होते गए। फिर इसमें पर्यावरण में, समाज में ये बिल्कुल आ गई। तो एक मानक भाषा के रूप में आज वर्तमान समय में मानक भाषा के रूप में जो दर्जा दिया गया है वो किस भाषा को? हिंदी भाषा को दिया गया है। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे आगे, है ना। आगे हम बात करेंगे जैसे हिंदी का विकास किस भाषा से, तो आप आंसर दोगे अपभ्रंश से, है ना। किस भाषा से? अपभ्रंश से। हिंदी का जन्म किस भाषा से? संस्कृत से। अगर प्रश्न अगर परीक्षा में आपको ये मिलता है हिंदी का विकास किस भाषा से, तो आप आंसर में क्या लगाओगे? अपभ्रंश। अगर प्रश्न दिया है हिंदी का विकास किस भाषा से, संस्कृत दिया है, अपभ्रंश दिया है, हिंदी दिया है ना, और आपको ऑल ऑफ दिस दिया है, मतलब सभी सही है, तो आप इसमें से कौन सा चुनोगे? जो सबसे नज़दीक होगा। सबसे नज़दीक अपभ्रंश होगा। हम अभी आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे अपभ्रंश हमने क्यों लगाया है। ये प्रश्न आता है ज़्यादातर, इसलिए हमने बताया है यहाँ पर। और हिंदी का जन्म संस्कृत। जन्म की बात करें, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश सौरसेनी से, है ना। तो आगे बताएंगे इसको भी हम। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का मतलब होता है शब्दों का टूटना, शब्दों का
बिखरना, है ना, बिखरा हुआ रूप, शब्दों का बिखरा हुआ रूप, इसका मतलब ये समझना, शब्दों का बिखरा हुआ रूप। तो उसके बाद में आप देखेंगे संस्कृत। जो संस्कृत जो आपकी भाषा है, संस्कृत भाषा एक तरीके से जो यहाँ से देख रहे हैं आप इस समय हिंदी है ना, तो ये एक दिन की उपज नहीं है, इसमें नित्य निरंतर कार्य होता रहा है। इसकी संरचना में, इसके वर्णों में, इसके अक्षरों में जो ध्वनि है वो बदलती गई, उसके बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते गए। तो आप जो स्टैंडर्ड देखते हो मानक भाषा का, हिंदी का, लगभग ये भाषा 1000 ईस्वी के समथिंग, या ये मान लो 1050, तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व धीरे धीरे इसका परिवर्तन हुआ यहाँ तक, है ना। 500 ईसा पूर्व तक ये रही संस्कृत भाषा, क्योंकि 500 ईसा पूर्व में आपकी पाली भाषा आ जाती है, जहाँ से बौद्ध धर्म का जन्म होता है, बौद्ध धर्म आता है। तो यहाँ 500 ईसा पूर्व तक ये संस्कृत भाषा रही। संस्कृत भाषा में आपको पता है, जैसे सबसे पहले जो लिखित जो रचना की गई, जो अगर जो ये क्या नाम है, महर्षि पाणिनि थे, महर्षि पाणिनि ने सबसे पहले एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, जो रिटन था, है ना। संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक का मतलब है ये सबसे कठोर भाषा थी। ये कैसी थी? कठोर भाषा। ये कैसी थी? सरल भाषा, बिल्कुल आसान भाषा में समझना। और मेरे साथ आप इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप कॉपी पे या पेज पे आपको इसको नोट डाउन करते रहना, जिससे कि आपको रिवीजन में आगे काम आएगा, परीक्षा में, जिससे रिवीजन कर पाओ। कठोर भाषा कहेंगे किसको? वैदिक को। इसको सरल भाषा कहेंगे, है ना। लौकिक का मतलब होता है लोगों के द्वारा, है ना। क्या? लोगों के द्वारा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं आपको बार बार बताता जाऊंगा। लौकिक सरल भाषा, वैदिक कठोर भाषा। लौकिक का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाना, है ना। तो वैदिक भाषा में देखेंगे आप, वेद, उपनिषद वगैरह, ये सबसे पहले क्या था? ये श्रुति के आधार पर, मतलब सुनने के आधार पर इसको हम कह सकते हैं। वेद किसी ने लिखे नहीं है, उपनिषद वगैरह किसी ने लिखे नहीं है। रिटन मतलब जो लिखित साक्ष्य इसमें मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम? श्रुति के आधार पर। श्रुति के आधार पर मतलब सुनकर। जब कोई व्यक्ति मंत्र उच्चारण करता था पहले, तो सिर्फ बोलता था, उच्चारण करता था, और सामने वाला व्यक्ति उसको सुनता था, और उसकी जो ध्वनि थी उच्चारणों की, वो उसके कानों में, मस्तिष्क में जाती थी, वो उस चीज़ को एनालिसिस करता था, विश्लेषण करता था। फिर उस तरीके से इसको कह सकते हैं, कैसे? ये सुनकर। तो वेद और उपनिषद, है ना। और इसके बाद में आप देखेंगे लौकिक में क्या है? पहला व्याकरण, महर्षि पाणिनि ने कौन सा? अष्टाध्यायी ये ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता है ना, रामायण है ना। और ये सारे ग्रंथ लिखे गए किसमें? संस्कृत में। इसको संस्कृत में लिखा गया, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ऋग्वेद एक रचना है, और ऋग्वेद जो ग्रंथ लिखा गया उसमें सबसे पहले जो विश्वामित्र थे उन्होंने उसकी रचना की। किसमें? लिखित आधार पर। ये जो वेद और उपनिषद आप पढ़ते हो, जो वो दौर है 1500 ईसा पूर्व से पहले का, जिसमें जो लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था। और उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ था। उसके दौरान फिर जो विश्वामित्र थे उन्होंने ऋग्वेद एक रचना की थी, उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, जैसे ओम भू भुर्वस्वा तत्सवितुर्वरेण्यम देवो, है ना। इस तरीके से उसमें उच्चारण किया गया है गायत्री मंत्र का। ऐसे ही एक आपको पता है, हमारे नज़दीक में ये एक विद्यालय था, उस विद्यालय का नाम था लोपामुद्रा। तो मैं समझ नहीं पाता था ये क्या है ना। वो लोपामुद्रा सबसे पहले जो संस्कृत की रचना थी लिखित रूप में, सबसे पहले किसने की थी? वो की थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने की थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। जैसे आप देख रहे हैं, है ना, रामायण महाभारत संस्कृत, ये चीज़ें संस्कृत में लिखी गई। अब पाली भाषा पे आएंगे आप। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी,
ईसा पूर्व और ईसवी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं ये समझ सकता हूँ। जैसे आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, जैसे ये 0 है मान लो एक तरीके से, जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह है उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला समय हम ईसा पूर्व बोलते हैं, है ना, और ईसवी बोलते हैं जी जो ईसा मसीह है उनके जन्म के बाद का समय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बीसी, इसको बोलते हैं एडी। तो इसका मतलब ये समझना 500 ईसा पूर्व का मतलब इधर वाला समय चल रहा है ना, और 1 ईस्वी का मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो पाली भाषा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पाली भाषा में आप देखेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, वो बौद्ध धर्म की, सॉरी किसकी, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई पाली भाषा। और पाली भाषा जो यूज की गई सबसे पहले, जो इनका एक साहित्य था, साहित्य कह सकते हैं इनका, बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक लिखे गए हैं उनमें सिद्धांत हैं उसमें, जैसे विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लेना। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों साहित्य के रूप में बौद्ध धर्म में मिलते हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। इसका समय काल क्या था, ये था। अब इनको बता दूं, मैं थोड़ा इतिहास की दृष्टिकोण से हल्का सा बता देता हूँ, इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो विनय पिटक जो है, इसमें शिक्षा और जो संघ होता था, संघ के लोग इसमें जो अपने विचारों को, है ना, उसके नियम कानूनों को और इसकी शिक्षा दीक्षा का कार्य इसमें होता था। इसमें उसके नियम कानून लिखे गए थे, है ना, संघ के। और इसमें सुत्त पिटक का मतलब है इसमें जो धार्मिक सिद्धांत था इसमें लिखा हुआ था, धार्मिक। इसमें शिक्षा और संघ के नियम कानून और शिक्षा, और इसमें दार्शनिक सिद्धांत। इस चीज को देख लो आप। फिर उसके बाद में आई प्राकृत, है ना, कौन सी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। लेकिन 500 ईसा पूर्व जो पाली भाषा थी और प्राकृत भाषा थी, इसके बीच में एक भाषा और थी, अर्धमागधी। तो जो जैन धर्म थे, जो जैन धर्म था, तो इस काल में जो जैन धर्म था, है ना, ये बौद्ध धर्म है। जैन धर्म प्राकृत भाषा को यूज करता था, प्रयोग करता था। प्रयोग करने के साथ साथ बाद में प्रयोग की, सबसे पहले इन्होंने अर्धमागधी को प्रयोग किया, फिर उसके बाद में प्राकृत भाषा को प्रयोग किया अपने साहित्य लेखन में। उसके बाद में आप आएंगे अपभ्रंश, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी, है ना। ये वो दौर था, वो स्वर्णिम दौर था। उस समय प्राकृत भाषा अपभ्रंश में टूट रही थी, उसमें बिखराव हो रहा था, शब्दों की संरचना बदल रही थी, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था उसमें। तो अपभ्रंश का मतलब होता है शब्दों का रूप का टूटना, बिगड़ना, है ना, चीज़ों को बिगड़ रहा था, यहाँ धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर, आप इधर आओ, अपभ्रंश। हिंदी का विकास किस भाषा से होता है, वो आपकी भाषा है अपभ्रंश, है ना। यहीं से हिंदी भाषा निकली है, जो मानक हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है वो अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। तो अपभ्रंश के बाद सौरसेनी अपभ्रंश, है ना। अगर नजदीकी प्रश्न में अगर कोई नजदीकी उत्तर आता है, अगर इसके बाद ये उत्तर भी दिया है, तो सबसे पहले आप ये वाला लगाओगे, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से ही मानक हिंदी जो निकली है धीरे धीरे, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से अवहट्ट, है ना, अवहट्ट के बाद में पुरानी हिंदी, खड़ी बोली, फिर उसके बाद में मानक हिंदी को दर्जा दिया गया। इस चीज़ को आप याद रखना। अब इसके बाद में हम चलते हैं इधर की तरफ। कुछ प्रश्न लिए गए हैं, कुछ प्रश्नों का संग्रह है इसमें, फिर उसके बाद में और धीरे धीरे चीज़ें हैं इसमें, देखते हैं। जैसे वैदिक व लौकिक भाषा, सबसे सर्वप्रथम वैदिक और लौकिक भाषा हम किसको कहेंगे, प्राचीन भारतीय भाषा है जो आर्य, है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम क्या कहेंगे, वैदिक और लौकिक भाषा। पाली प्राकृत अपभ्रंश को कौन सी भाषा बोलेंगे, मध्यकालीन भारतीय प्राचीन भाषा, है ना, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। उसके बाद में हिंदी भाषा है,
है ना। ये दौर कैसा है प्राचीन भारत का, जो हम इतिहास पढ़ते हैं वैदिक काल और जो संस्कृत वाला जो काल था, वैदिक उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल वगैरह आप पढ़ते हो, है ना। उसके बाद जो प्राचीन में ही आता था, पाली प्राकृत जो बौद्ध धर्म जैन धर्म वगैरह है, ये मध्यकालीन में यूज किया गया है इसको। और हिंदी के रूप में, हिंदी भाषा आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा है। अब इसको देखेंगे हिंदी अपभ्रंश, है ना। हिंदी का क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ था अपभ्रंश में। अपभ्रंश का मतलब शब्दों का बिखरना, टूटना। उसके बाद में अवट, अवट के बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद मानक हिंदी। अब इस समय आप देख रहे हैं मानक हिंदी का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में भी, जो 22 भाषाएं हैं, है ना। और अपनी एक राजभाषा के रूप में जो यूज करते हैं वो हिंदी ही यूज करते हैं। और 14 सितंबर 1949 को मानक हिंदी को दर्जा दिया गया और 14 सितंबर के रूप में ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, एक प्रश्न बनता है परीक्षा में, 14 सितंबर को, है ना। विश्व हिंदी दिवस कब बनता है, 10 जनवरी को, याद रखना आप, है ना। विश्व का 10 जनवरी को, भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। भारत की संपर्क जो भाषा है, लैंग्वेज कौन सी है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है। भारत में जो बोलियां बोली जाती हैं 18। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, बोलियां और भाषा, बोली और भाषा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कैसे कह सकते हैं हम, बोली एक क्षेत्रीय जो रीजनल भाषा होती है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय। उसका संपर्क बहुत सीमित होता है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे ये चीज़ है ना, भाषा ज़्यादा क्षेत्र में हो सकती है ना, उसका संपर्क ज़्यादा क्षेत्र में होगा भाषा का। और जो बोली होगी वो सीमित क्षेत्र में होगी। हमारे क्षेत्र की, जैसे हम लोग आगरा में हैं, आगरा में खड़ी बोली बोली जाती है ना, जो ब्रज क्षेत्र है ना, तो वो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो आप उधर जाएंगे, जैसे वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है पूर्वी साइड में। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में वो एक कहावत भी है कि पात पात पे पानी बदले, कोस कोस पे वाणी। ये कहावत आपने सुनी होगी, इसलिए बोला जाता है हिंदी में। भारत का जो संपर्क भाषा ये भी हो गया, भारत की बोलियां भी हो गई, है ना। अब संविधान के दृष्टिकोण से देखें, इसमें हिंदी में क्या दिया है। अनुसूची 8 में भाषा का जिक्र किया गया है। ये बताती है कि कौन सी भाषा, कितनी भाषा होनी चाहिए, शेड्यूल में बताया गया है भारतीय संविधान में। भाग 17 में इसको रखा गया है। और जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, 343 से लेके 351 तक इसमें दिए गए हैं भाषा को लेके। आप संविधान पढ़ेंगे जब, आपको हम इस पर चर्चा करेंगे। और भाग 17 में एक भाषा है जो राजभाषा के रूप में हिंदी को दिया गया है दर्जा। और इसमें 22 जो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। संविधान ने दर्जा दिया है 22 भाषाओं को, क्योंकि जो हमारा देश है संविधान के अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म है, मतलब एक लोकतांत्रिक के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष